नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए प्यारे बच्चों, हमने अध्याय नंबर 11 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम अध्याय नंबर 12 की बात करेंगे जो उसी यूनिट का है, क्योंकि उसमें भी हमने बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित बातें जो है वो की थी और इसमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी जो है उसी से संबंधित बातें जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसके क्या उपयोग हैं और कहाँ कहाँ ये काम आती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको चैप्टर का नाम दिख रहा है, क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है आपके अध्याय नंबर 12 और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। प्यारे बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोगों की बात हम शुरुआत करते हैं अभी। तो आप लोग रोज़ाना पढ़ते रहें। आपकी परीक्षाएं जो हैं वो आप सबको पता ही है, मार्च में होने वाली हैं। 3 मार्च से अभी कोई नई तारीख नहीं दी गई है। प्रैक्टिकल ज़रूर आपके थोड़े आगे कर दिए गए हैं, उनकी भी जल्द ही नई तारीख जो है वो आने वाली है। ठीक है, तो परीक्षाएं आपकी उसी तारीख को होंगी जिस तारीख को दे रखे हैं। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, उसका फ़ायदा उठाइए अब समय का, कि पूरा आपको समय मिल रहा है। सर्दी का मौसम है, आप लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी है उसको बनाए रखते हो। शुरुआत करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जैव प्रौद्योगिकी का। देखिए, अब इस चैप्टर के अंदर कहीं पर भी जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, परिभाषा का जो पूरा मैटर था वो हम लोग पीछे वाले चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इस बात पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें तो इसके उपयोग जो है वो पढ़ने हैं। तो उपयोग है वो अनेक क्षेत्रों में होता है, जैसे एग्रीकल्चर से हैं, ठीक है ना, कृषि के अंदर, इसके अलावा चिकित्सा के अंदर, इसके अलावा और भी बहुत अन्य जो है खाद्य सामग्री के रूप में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण जो है उसकी बात करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग जो है उसकी बात करने वाले हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में कई प्रकार से उन्नत किस्मों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, उन्नत किस्मों का निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है वो किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किसमें किया जाता है? कृषि के क्षेत्र में काम आने वाली उन्नत किस्म। अब उन्नत किस्म क्या होती है? देखिए, एक तो साधारण किस्म होती है जिसको हम खेती करते हैं, बोते हैं, जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, लेकिन हम बाज़ार से लाते हैं, अधिक मूल्य की किस्में लाते हैं और उनको अगर हम बोते हैं, अच्छी बारिश या फिर अच्छी अनुकूलताएं उन्हें मिल जाए तो वो उस सामान्य से हमें बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगी। तो आगे बात करेंगे उन्नत किस्में किस प्रकार से तैयार की जाती हैं, उन सब टॉपिक्स की बात हम लोग आगे करने वाले हैं। इसके द्वारा लवण प्रतिरोधी किस्में भी तैयार की जाती हैं। प्यारे बच्चों, क्या की जाती हैं? लवण प्रतिरोधी किस्में भी तैयार की जाती हैं। लवण प्रतिरोधी, भाई जो लवण मतलब या तो लवणीय जल या लवण की मात्रा जिस मिट्टी में ज़्यादा हो, उस प्रकार की किस्में भी तैयार की जाती हैं कि उनके अंदर भी वो जो है उत्पादित की जा सके। इसके बाद में बात करते हैं आगे। इसके द्वारा पीड़क रोधी किस्मों का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? पीड़क रोधी, कि जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं वो इनको नुकसान ना पहुंचा सकें, तो उन्हें क्या बोला जाता है? पीड़क रोधी बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पौधों में पोषक गुणवत्ता में सुधार जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हुआ है। पौधों में पोषक गुणवत्ता, अब आप लोगों को पता ही है, पौधों के अंदर जो है लगभग 17 पोषक तत्व ऐसे हैं जो अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। जैसे अगर बात करें तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये सब पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो इनमें सुधार, इस पोषक गुणवत्ता में जो सुधार है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा सूखे के प्रतिरोधी किस्म तैयार की जाती हैं, यदि जिनको कम
वर्षा की आवश्यकता होती है, जिनको किसकी आवश्यकता होती है, कम वर्षा की आवश्यकता होती है, ऐसी किस्में भी तैयार जो है वो की जाती हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। इनके द्वारा रोग प्रतिरोधी किस्में, इनके द्वारा रोग प्रतिरोधी किस्में जो है वो भी तैयार की जाती हैं। कौन सी किस्में तैयार की जाती हैं, रोग प्रतिरोधी किस्मों को भी तैयार किया जाता है। या उत्पादन मतलब जो जिनमें रोगों से लड़ने की क्या हो क्षमता होती है, जिनमें रोगों से लड़ने की क्या होती है प्यारे बच्चों, क्षमता होती है, उनका उपयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसी प्रजातियां तैयार की गई जो अत्यधिक खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके। भाई मिट्टी से अत्यधिक खनिज पोषक तत्वों को क्या कर सके, अवशोषित कर सके, अपने अंदर ग्रहण जो है वो कर सके। इसी प्रकार अगले पॉइंट पे चलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि गोल्डन राइस ये एक चावल या धान की किस्म है। गोल्डन राइस की अगर बात करें तो ये चावल या फिर किसकी किस्म है, धान की किस्म है। इस किस्म का उत्पादन जो है वो डेफोडिल पादप के, एक पादप का नाम है डेफोडिल, उस पादप के बीटा कैरोटीन का उत्पादन करने वाली जीन के स्थानांतरण से संभव हुआ है। प्यारे बच्चों पूरे चैप्टर में फैक्ट्स हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी सब बातें कि गोल्डन राइस क्या है, या गोल्डन राइस या चावल की एक किस्म का उन्नत किस्म का नाम बताइए, तो आप सुनहरा चावल या गोल्डन राइस या गोल्डन धान या गोल्डन चावल जो है वो बोल सकते हो। डेफोडिल पादप के अंदर एक बीटा कैरोटीन का उत्पादन करने वाली जीन होती है, उसको उस पादप से निकालकर चावल के अंदर डाल दिया गया, जिससे बनी जो किस्म है उसे हमने गोल्डन राइस नाम दे दिया। धान में यह जीन स्थानांतरित करके, धान में ये जीन क्या करके, स्थानांतरित करके, धान में ये जीन स्थानांतरित करके विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाया गया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन राइस बोला जाता है। या इस प्रकार से तैयार की गई जो चावल की जाति है उसको गोल्डन राइस बोल दिया, जिसमें जो गोल्ड, एक तो हम सामान्यतः क्या बोल रहे हैं, राइस चावल बोल दिया, एक तो सामान्यतः, एक हम बोल रहे हैं गोल्डन राइस। अंतर क्या आ जाएगा, अंतर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा कि गोल्डन राइस के अंदर डेफोडिल पादप में पादप के बीटा कैरोटीन का उत्पादन करने वाली जीन को हमने उस चावल में डाल दिया, सामान्य चावल में। और वो कैसे डाला जाता है वो मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में पूरी विधियां पढ़ाई हैं। डायरेक्ट मेथड भी मैंने आपको पढ़ाया, माइक्रो इंजेक्शन पढ़ाया मैंने आपको, इसके अलावा जीन गन या बायोलिस्टिक भी पढ़ाया मैंने, तो वो सब बातें हमने 11वें चैप्टर के अंदर पढ़ ली थी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे की कि आगे इसमें चैप्टर में क्या है, उस टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। तो इसके बाद में हम जो शुरुआत करते हैं जैव प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण शोध क्षेत्रों की, जिनमें जो है शोध क्षेत्रों में काम किया गया है, उन क्षेत्रों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपकी किताब के अंदर 3 महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र दे रखे हैं प्यारे बच्चों। कितने शोध क्षेत्र दे रखे हैं, 3 जो है महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र जो है वो दे रखे हैं, जिनकी हम लोग बात करते हैं। एक एक की जो है वो बात करने का प्रयास करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आवश्यकता अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। देखो पहला अगर हम लोग बात करें, सुधारे गए जीव सामान्यतः सूक्ष्म जीव अथवा शुद्धिकृत एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम जो है, एक मिनट सेट कर लेता हूँ इसको मैं, ठीक है, अब ठीक है। सुधारे गए जीव सामान्यतः सूक्ष्म जीव या शुद्धिकृत एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक उपलब्ध कराना, पहला ये मुख्य शोध क्षेत्र था, ठीक है, ये आपको याद रखने सीधे ही। दूसरा, अभियांत्रिकी के उपयोग द्वारा किसी एंजाइम के कार्य करने हेतु अनुकूलित परिस्थितियों का निर्माण करना। भाई हम कोई भी अगर प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी उत्पाद या फिर उन्नत किस्म का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी वो बहुत जरूरी हैं। तीसरा, प्रोटीन या कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण हेतु अनुप्रवाह संसाधन, क्या अनुप्रवाह संसाधन, ये देखिए प्रसंस्करण या अनुप्रवाह संसाधन जो है उसकी बात हम लोग कर सकते हैं। तो ये प्रमुख 3 क्षेत्र हो गए आपके, कितने क्षेत्र हो गए, 3 जैव प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र। बाकी परीक्षाओं में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी बुक में दे रखे हैं, तो प्यारे बच्चों आपको तीनों महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र जो है उनका पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद में चलते हैं अगले टॉपिक पे, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, और इसको लगा लो 100% महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या लगाओगे आप लोग, 100% महत्वपूर्ण है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। GMO
इसको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? GMO। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अर्थात जेनेटिकली क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है? आनुवांशिकी। तो आनुवांशिक, मॉडिफाइड का मतलब रूपांतरित, मॉडिफाइड का मतलब रूपांतरित करके, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब जीव। तो इसे बोला जाता है GMO का विस्तार हो गया ये। इसीलिए मैंने आपको ये बात जो है कहा है कि आप 100% इसको जो है वो महत्वपूर्ण लगा सकते हो। ये होता क्या है? अब महत्वपूर्ण बात आती है ये कि ऐसे जीव, ध्यान से सुनना इसकी परिभाषा, ऐसे जीव जिनमें हस्तकौशल के द्वारा, किसके द्वारा? हस्तकौशल के द्वारा जीन का स्थानांतरण किया जाता है। हस्तकौशल के द्वारा जीन का क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? स्थानांतरण किया जाता है। ऐसे जीवों को आनुवांशिक रूपांतरित जीव या GMO कहा जाता है। आनुवांशिक रूपांतरित जीव या फिर क्या कहा जाता है? GMO कहा जाता है। प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को इसको अच्छी तरह से याद जो है वो रखना है। यहाँ तक क्लियर है? अब कई बार उदाहरण पूछ लेता है इसका कि GMO के उदाहरण बताइए, कि GMO के जो है वो उदाहरण क्या है। तो जो GMO द्वारा तैयार किए गए हैं उनमें कपास ले सकते हो, आलू ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो, ये इसके उदाहरण आप लोग दे सकते हो। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का पूरा विस्तार, GMO का पूरा नाम, GMO की परिभाषा, आनुवांशिक रूपांतरित जीव की परिभाषा और इसके उदाहरण। प्यारे बच्चों 3 ही प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको तीनों क्लियर कर दिए। इसके बाद में चलते हैं आगे चलते हैं, एक टॉपिक और कर लेते हैं। ठीक है ना, ये और कर लेते हैं जितना है इस पेज पर, उसकी बात कर लेते हैं। बाकी बात, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, हमारा सिलेबस पूर्णतः हो चुका है, हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ें। और अब देखो, अगर जीव विज्ञान का पूरा वीडियो देख के अगर मैं जो प्रश्न भेजता हूँ वो कर लेते हो, तो आप उतना ही जीव विज्ञान पढ़ें, उतनी ही बायोलॉजी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगला टॉपिक आपका है BT कॉटन या BT कपास, और ये भी GMO की तरह बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। BT कॉटन या BT कपास एक आनुवांशिक रूपांतरित पादप है, आपको मैं यही बता देता हूँ, ये उसी का उदाहरण है। GMO का ही क्या है ये प्यारे बच्चों? उदाहरण है। आनुवांशिक रूपांतरित पादप है, आनुवांशिक रूपांतरित पादप है GMP, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। लेकिन GMO सही रहता है क्योंकि जीव, पादप और जंतु दोनों के लिए आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी होती है। इस BT कपास पे ध्यान रखना, BT कॉटन पर पीड़क जो है अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। इसमें पाई जाने वाली जीन को जो है वो BT जीन कहा जाता है, पाई जाने वाली जीन को BT जीन या दूसरा नाम है क्राइजीन। दोनों नाम आपको ध्यान रखने, BT जीन या क्राइजीन। मैंने प्रश्न बैंक के अंदर भी ये प्रश्न जो है वो डाला था। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है बात। इसके बाद बात करते हैं, कह दिया ये जीन बेसिलस थुरिजेंसियस जीवाणु में पाए जाते हैं। ये जीन कौन से जीवाणु में पाए जाते हैं? बेसिलियस थुरिजेंसियस, इसीलिए इसको B और इसके लिए T, बेसिलस थुरिजेंसियस में पाए जाने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? BT। जो कपास के अंदर डाल देते हैं, तो कपास में डालने के बाद प्यारे बच्चों वो कपास जो नई तैयार होती है उसमें BT जीन या क्राइजीन जब हम लोग डाल देते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि वो पीड़क प्रतिरोधी बन जाती है। क्या बन जाती है? पीड़क प्रतिरोधी बन जाती है। तो इस जीन को कपास में स्थानांतरित करके BT कॉटन या BT कपास का उत्पादन किया गया। BT कॉटन या BT कपास का उत्पादन किया गया और इस जीन के द्वारा प्रोटीन का स्राव किया जाता है। इस जीन के द्वारा किसका स्राव किया जाता है प्यारे बच्चों? प्रोटीन का स्राव किया जाता है, जिसे क्राई प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राई प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राई प्रोटीन कहा जाता है। और जब कीट इस BT कॉटन की पत्तियों को खाता है तो उसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर छेद वगैरह हो जाता है, जिससे वो लास्ट में मर जाता है। उसके आर्नाल है उसको वो क्या करता है? प्रभावित करता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। कल वाले वीडियो में मैं फिर से BT कॉटन या BT कपास से शुरुआत करूंगा।
वहाँ से शुरुआत करके फिर हम इस चैप्टर को आगे, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, तो इसको आसानी से इस चैप्टर के नंबर आपके कटने नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहें। धन्यवाद।